बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के कारनामों में से जो सबसे बड़े कारनामे अगर आप गिने तो उनमें से एक ये था कि कराची के अंदर अमन पैदा हुआ। कराची के अंदर वो अनासिर जिन्होंने तबाही फेर रखी थी, जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए एक दूसरे को कत्ल करते थे, जो स्मगलिंग भी करते थे, कब्ज़े भी करते थे, चाइना कटिंग भी करते थे, सियासतदानों के कहने पे भी कत्ल करते थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ईमा के ऊपर कई दिन मोर्चाजन होकर आपस में लड़ते थे, भत्ताखोरी करते थे, अगवा करते थे, टारगेट किलिंग करते थे। उन सारे लोगों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। जनरल राहील शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड किया कि इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। मियाँ साहब के आने से पहले यह ऑपरेशन शुरू हो चुका था 2012 में, लेकिन 2013 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो मियाँ साहब ने इस ऑपरेशन को तेज़ करवाया। पीपल्स पार्टी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो है वो ताल्लुकात उनके साथ बेहतर थे, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की कई शिकायतें थी। कई मरतबा उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में ये शिकायत हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी किसी ना किसी तरह साथ चलाया बतौर अपोजिशन और किसी ना किसी तरह इस ऑपरेशन को भी कंटिन्यू रखा। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक समझदारी थी। एक तरफ चौधरी निसार अली खान जैसा एक हार्ड हिटर आदमी था जो किसी की बात नहीं सुनता था और उन्होंने तय कर लिया था कि तमाम मुल्जिमान को, मुजरिम जितने भी हैं उन सबको एक कटहरे में लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब थे जो मसलियत से काम भी लेते थे और ऑपरेशन भी करते थे और अमन के लिए कोशिश भी करते थे। तो इसलिए ये एक कामयाब ऑपरेशन कहा जा सकता है। कराची के हालात अगर बेहतर हुए हैं तो उसमें पिछले दौरे हुकूमत और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज का तो हमेशा जिक्र करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत का नाम लिए बगैर आप नहीं रह सकते। अब JIT रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये JIT रिपोर्ट्स किसी ने भीख में नहीं दी। ये जो 3 JIT रिपोर्ट्स आई हैं, इसका हुक्म कई माह पहले हाई कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट ने इसका हुक्म दिया था। सिंध गवर्नमेंट इनको जारी नहीं कर रही थी। अली जैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली है और वफाकी वजीर भी हैं। उन्होंने इसका शोर मचाया था और हाई कोर्ट में जाकर रिट की हुई थी और अब हाई कोर्ट ने एक तौहीन अदालत का नोटिस थोड़े दिन पहले ये कहा कि हम जारी कर रहे हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे चीफ सेक्रेटरी को और सिंध गवर्नमेंट को। तो उसके बाद मजबूरन उन्होंने अनाउंस किया कि हम ये जो JIT रिपोर्ट्स हैं इनको पब्लिक करने जा रहे हैं। अब जो JIT रिपोर्ट्स आपके सामने आई हैं ये तो 3-4 दिन से घूम रही हैं और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम सब पहले से जानते थे। तो ऐसा क्या नया आया इन तीनों JIT रिपोर्ट्स में? खास तौर पे मैं उज़ैर बलोच की JIT की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या नया आया जिसको आप नहीं जानते? कोई ऐसी चीज़ जो आपको इससे पहले ना पता हो या पाकिस्तान के अखबारात में, पाकिस्तान के टेलीविज़न पे आपने इससे पहले ना देखी हो? ये वो सारी चीज़ें हैं JIT में जो छप कर आई हैं, जो हम सब जानते हैं। पिछले 4 दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोर्सेज ने इस JIT को लीक किया और तमाम मीडिया के ऊपर इस JIT की रिपोर्टें मौजूद थी। ये JIT रिपोर्ट बनी कब और ये सब हुआ कैसे? ज़रा थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। हमारी ना याददाश्त बड़ी कमज़ोर है बतौर एक कौम की। 2016 के अखबारात आप उठाएं तो उनमें आपको कुछ खबरें मिलती हैं। पहले पकड़ा जाता है उज़ैर बलोच को, उसके बाद एक JIT बनती है। उस JIT में 6 इदारों के लोग हैं। याद रखिएगा, 6 इदारों के लोग हैं। रेंजर्स है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ISI है और CTD है और इसी तरह से स्पेशल ब्रांच है। ये 6 इदारों ने मिलकर ये तहकीकात की थी। जो पहली तहकीकात आई, जो JIT की पहली रिपोर्ट आई, उस पे उस दौर के अखबारात उठाइए कि सिंध हुकूमत के ज़ेरे निगरानी काम करने वाले पुलिस वालों ने जो JIT का हिस्सा थे उस JIT पे इनकार कर दिया कि हम साइन ही नहीं करेंगे। उस दौर में ये खबरें छपी हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने पुलिस वालों का दिफा किया है ये कहकर कि पुलिस के सिग्नेचर्स के बगैर ये JIT मुकम्मल नहीं है। पुलिस ने साइन करने से इनकार कर दिया सिंध हुकूमत के कहने पे, क्योंकि वो सिंध के ज़ेरे निगरानी काम कर रहे थे। ISI ने साइन कर दिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने साइन कर दिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने साइन कर दिए और पाकिस्तान रेंजर्स ने साइन कर दिए। 4 इदारों ने साइन किए। पहले एक JIT थी, फिर दूसरी थी और फिर तीसरी थी। जो पहली JIT थी उस JIT के अंदर बाकायदा लिखा हुआ था कि उज़ैर बलोच ने किस किस सियासतदान के कहने पर किस किस को कत्ल किया, किस किस सियासतदान के कहने पर कहां कहां पर कब्जा किया, किस किस सियासतदान के कहने पर किस किस से भत्ता लेकर किस किस तरीके से उसको पहुंचाया और किस किस तरीके से भत्ता इकट्ठा करके पाकिस्तान से बाहर किस सियासतदान के थ्रू मनी लॉन्डर किया। ये थी पहली JIT रिपोर्ट।
अब उसमें सियासतदानों के नाम आ गए और उज़ैर बलोच आपको इन तस्वीरों में किसके साथ नजर आ रहा है? इन्हीं सियासतदानों के नाम थे। तो इन नामों के बाद इस बात के ऊपर एतराज किया गया और शदीद एतराज किया गया कि हमारे नाम क्रिमिनल्स के साथ जोड़ दिए गए हैं, हम तो सब लोगों से मिलते हैं, तो ये क्रिमिनल जो है ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मियां साहब आप हमारे नाम अलग करें। पीपल्स पार्टी ने उस दौर में बहुत वावेला किया था। मियां नवाज शरीफ साहब पे जैसे जैसे इमरान खान का प्रेशर बढ़ता गया और जैसे जैसे ये पनामा का स्कैंडल भी था, बहुत सारी चीजें थी, तो एक वजीर आजम के तौर पर उनको मल्टीपल चीजें हैंडल करनी थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि एक कंसेंसस वाली जीआईटी रिपोर्ट जरूर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। और फिर एक रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई जिसके ऊपर 6 के 6 ऑफिसर्स के साइन, वो जो 6 ऑफिसर के सिग्नेचर हैं, उस रिपोर्ट के अंदर से तमाम सियासतदानों के नाम हज़फ कर दिए गए थे। अब आपके पास एक ऐसी जीआईटी रिपोर्ट है जो होम्योपैथिक है, गिरफ्तार होने वाला गिरफ्तार हो चुका है, उसमें कोई सनसनीखेज इंकशाफ नहीं है। मीडिया सुबह से जो है वो अजीबोगरीब किस्म की खबरें चला रहा है, अपने ही सर में हम खाक उड़ा रहे हैं, कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। वही उज़ैर बलोच, वही चोरी डकैती कत्ल, सबके हम गवाह हैं, हमारे लोगों ने खुद जाकर देखते रहे हैं, हमारे मीडिया वालों पे इन्होंने अटैक किए हैं, तो सब कुछ सबके सामने है, ये सब रिपोर्ट हो चुका है। सनसनीखेज इंकशाफात तब होते जब इस जेआईटी में वो चीजें शामिल होती जो उज़ैर बलोच के बयान हल्फी में है। अब मैं आपको पहली वाली जेआईटी रिपोर्ट में बताता हूं कि क्या था। पहली वाली जेआईटी रिपोर्ट इस तरह बनती है कि आप उज़ैर बलोच के बयान हल्फी को मौजूदा जेआईटी रिपोर्ट के साथ जोड़ दें तो फिर पहले वाली जीआईटी रिपोर्ट बन जाती है। उज़ैर बलोच ने जो पहली वाली उसने अपने बयान हल्फी में बताया कि वो किस तरह फरियाल तालपुर साहबा को भत्ता देता था, उसने खुद बताया कि उसने किस किस सियासतदान के कहने के ऊपर किस किस बंदे को कत्ल किया, उसने खुद बताया कि बिलावल हाउस के आसपास के 40 मकानात उसने कैसे खाली करवाए, उसने खुद बताया कि अवैस मुजफ्फर टप्पी के कहने के ऊपर उसने किस तरह शुगर मिल के कब्जे किए और ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाया, उसने खुद बताया कि भत्ता इकट्ठा करने के लिए किन किन सियासतदानों के लिए वो कैसे कैसे काम करता था, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारा कुछ उज़ैर बलोच ने, और मुझे कौन कौन से सियासतदान मेरी डोरियां हिलाते थे, ये बयान हल्फी में बता रहा है। इस बयान हल्फी को मौजूदा होम्योपैथिक जेआईटी के अंदर शामिल करें तो बनती है वो जेआईटी जिसको उस वक्त सियासी मसलहत के तहत, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि कंसेंसस शुदा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर बन जाए, इंसाफ तो चलो कभी ना कभी हो ही जाएगा, तो ये उनकी एक जो है कामयाबी भी थी मियां साहब की, लेकिन एक कमजोरी के तौर पे भी होगा कि जहां हमारे पास एक ऐसी जीआईटी रिपोर्ट है जिसके अंदर से कख नहीं निकलेगा, ये ट्रक की वो बत्ती है जिसके पीछे हम सारा दिन भी भागते रहेंगे तो शाम को सांस चढ़ेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें तारक फजल चौधरी साहब PMLN से, सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, और जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब हमारे साथ बतौर सीनियर तजज़ीकार मौजूद हैं। सबसे पहले जनरल साहब ये कौन सी जीआईटी रिपोर्ट है? सुबह से बगले बजा रहा है मीडिया, जीआईटी आ गई, जीआईटी आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, लगता है बहुत बड़ा इंसाफ हो गया पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जीआईटी मायूस है क्योंकि हक़ाइक़ तो इसमें नहीं। ये बदकिस्मती होती है कि जब हुकूमत और जुर्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो सूरत में हक़ाइक़ बड़ी मुश्किल से सामने आते हैं, क्योंकि सबूत शवाहिद मिटा दिए जाते हैं, इनको किया जाता है। और असल जीआईटी जो है वो मेरा ख्याल है या रेंजर्स के पास होगी या ISI के पास होगी। अगर वो कहीं और लोगों के पास भी है, और लोगों के पास भी है जी, और लोगों के पास भी है, कॉपी आपको भी मिल जाएगी। अगर ये असल जीआईटी अगर सामने रख दी जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंध गवर्नमेंट ने इसमें क्या जादूगरी की है। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत इस चीज को सीरियसली ले, क्योंकि असल चीज तो यह है कि आपने मुल्क से जराइम का खात्मा करना है, क्योंकि माफिया की शक्ल में जब लोग ऑपरेट करते हैं तो हुकूमतें उनके सामने मजबूर हो जाती हैं। बड़ा कम मौका होता है कि कभी उज़ैर बलोच जैसा आदमी पकड़ा जाए और फिर कोई पर्दा उठना शुरू हो जराइम से। लिहाजा ये एक मौका था कि आज की हुकूमत इससे फायदा उठाती, और दो काम हो सकते हैं, एक तो कि ओरिजिनल जो रिपोर्ट है जीआईटी की वो ले ली जाए, या एक नई जीआईटी ऑर्डर कर दी जाए और उज़ैर बलोच को दोबारा इंटेरोगेट किया जाए, क्योंकि असल मुजरिम अगर बच जाते हैं तो फिर तो बेकार होगी बात, फिर तो कोई फायदा ही नहीं। फिर तो मायूसी ही मायूसी है कि इस मुल्क में जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में हुकूमत है, उसको आप किसी भी तरह कटहरे में ला ही नहीं सकते। तो बड़ी जन साहब, उज़ैर बलोच जो है वो चंद दिनों का मेहमान है
और मुबैना तौर पे ये जो है वो इसका खदशात का इजहार तो कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये शुनीद है और ज़ैर बलोच के करीबी लोग भी ये कह रहे हैं कि वो किसी भी मूजी मर्ज से किसी भी वक्त मर सकता है, यानी उसकी ऐसी मौत हो सकती है जो बीमारी कही जाएगी और वो एक हादसा नहीं लगेगा, वो कत्ल नहीं लगेगा, लेकिन वो मर सकता है। तो कौन सी JIT अब? देखिए, जो भी जितने भी जराइम अगर आप उनको देख लें जिनकी लिंकेज जिनसे रही है, अगर उनका देखें तो वो जड़ तक लोगों को साफ किए, एक आदमी को नहीं। जहां जहां कोई लिंक बनता था, आप देखिए कि किस तरह सिस्टमेटिकली लोगों को खत्म किया गया। उसमें खालिद बादशाह का कत्ल देख लीजिए। तो चीजें तो बड़ी बातें हैं। जनरल साहब देखें, एक मिनट जनरल साहब, एक चीज, बिलावल हाउस के आसपास के सारे घर अगर उनके पास हैं तो ये खुद एक सबूत है। वो कहता है मैंने वहां पे धमकियां दे दे के खाली करवा करवा के सस्ते इनको दिलवाए हैं, तो वो इसके पेपर लेकर आ जाए, पता चल जाएगा कितने में लिए हैं इन्होंने। सर वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान की सबसे महंगी प्रॉपर्टी इन्होंने सस्ती तरीन कीमत में ली है और लेके इन्होंने अपना बहुत बड़ा बिलावल हाउस कर दिया वहां पे कराची में। वहां पे ये बहुत सारे किस्से हैं जो मेरे नॉलेज में भी हैं, क्योंकि मेरे भी जानने वाले उस इलाके में रहते थे, उनके बिल्कुल बिलावल हाउस के पीछे अपार्टमेंट में। फिर वहां पे किसी का कमर्शियल प्लॉट बिलावल हाउस के करीब था, उसको जो धमकियां दी गई उसका नक्शा ही नहीं पास होने देते थे कि भाई ये नक्शा नहीं। जब वो नक्शे के लिए जाता उसको कहते थे कि भाई ये इतने पे प्लॉट दे दो, तो बात खत्म हो जाती है। साहब मांगते हैं, साहब कौन था? साहब ने कहा हुआ है ये नहीं जाएगा प्लॉट पे। रोता था वो आदमी, आके मेरे पास आके रोता रहा कि ये मेरी मदद करे। तो ये चीजें तो मैंने देखी। आप उसकी मदद नहीं कर सके तो फिर उसकी कौन मदद करेगा? अल्लाह ही मदद करेगा। एक मिनट ठहरे जरा जनरल साहब, एक मिनट। मैं सर यहाँ पे डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब से शुक्रिया के साथ। डॉक्टर साहब एक तो बहुत शुक्रिया, देखें मियां नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देंगे उस अमन के लिए, लेकिन हमें उस कमजोरी को भी देखना पड़ेगा या उस मसलिहत को देखना पड़ेगा कि प्रोसेस चलता रहे, अमन भी आ जाए और पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता रहे। लेकिन सर क्या इस JIT में ज्यादती नहीं हुई? PMLN के दौरे हुकूमत में जो जो क्लेम आप लोगों ने किया था कि पीपल्स पार्टी इस जुर्म के बराबर की शरीक है, वो सारे क्लेम इस JIT में से मिटे हुए हैं सर। आज जो उज़ैर बलोच का बयान हल्फी है वो कुछ और कह रहा है, JIT कुछ और कह रही है। तो ये डॉक्टर साहब इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं है? अमन तो चले आ गया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब आपने बड़ा एक तफसीली इंट्रोडक्शन जो है, जो असल JIT थी जिस पे जो अफसरान हैं सिंध गवर्नमेंट के उन्होंने दस्तखत नहीं किए, फिर जिस पे दस्तखत शुदा JIT है उसके हवाले से, बयान अल्फी के हवाले से आपने बड़ी तफसील से अपना एक नरेशन दी है और यकीनन आपने इस पर बड़ा काम किया है, बड़ी मेहनत की है। और मेरा ख्याल है जितने कायका आपने बता दिए हैं उसके बाद तो शायद हमारा इस पर ज़्यादा रोशनी डालना को बनता भी नहीं है, कोई नई ऐसी चीज़ है नहीं जो हम आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि देखें, मैं कतई तौर पे इस डिटेल में या बहस में जाए बगैर कि कौन सी पार्टी थी या कौन सी लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे जिसका उसने नाम लिया जो असल JIT में थी, मेरे लिए ये बात अफसोसनाक होगी कि ये जो तमाम बातें आपने बताई हैं, और ख़ासतौर वो JIT चूँकि मैंने देखी नहीं है, और अगर ये बिल्कुल सही है जिस तरह आपने बात की है, तो हमारे मुल्क के टॉप के जो इदारे हैं, MI का आपने बताया, ISI का आपने बताया, रेंजर्स का आपने बताया, और एक और इदारा जो आपने बताया, वो सारे के सारे अगर दस्तखत शुदा, अगर नहीं कंप्रोमाइज, अगर दस्तखत शुदा JIT से पहले वाली पुरानी वाली अगर वो मौजूद थी, बाकी कोई साइन करे ना करे, ये डॉक्यूमेंट भी तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट था। लेकिन अब इसकी जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत दुख की है कि एक शख्स जो अपने मुंह से कहे कि मैंने 200 के करीब लोगों को मारा हुआ है, फलां फलां लोगों के कहने पे मारा है, फलां फलां लोगों के हकूक का ज़बरदस्ती उनको दिलवाने के लिए जो उनका राइट नहीं था, सबूत को दिलवाने के लिए मैंने ये काम किए हैं, मुंह से अगर कह रहा है तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम पता नहीं किस सिस्टम के अंदर फिर रह रहे हैं जिसमें इतनी जान नहीं है कि आप उन लोगों को बराह रास्त मुखातिब करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें चैलेंज करें, उन्हें आप लेके आए कानून के दायरे के अंदर। फिर क्या हम जो गरीब आदमियों के पीछे जो हम पड़ जाते हैं, जो साइकिल चोर है, जो जूती चोर है, उसके पीछे हम पड़ जाते हैं और उसको तो हम काबू कर लेते हैं। लेकिन और देखिए, मैं आपको फिर एक और बात बताऊँ कि ये वो जराइम है कि जो इंसानियत सोच जराइम है। बंदा सोच नहीं सकता कि आप जनाब किसी के कहने के ऊपर किसी को कत्ल कर दें, और वो आप देखें। अच्छा, फिर उसके बाद चंद और चीज़ें जो कराची में हुई, जो 12 मई का वाक़या, कितने लोग मारे गए सड़कों पर दिन दिहाड़े, पॉलिटिकल था सारा,
सारा पॉलिटिकल था। बल्दिया टाउन है, बल्दिया टाउन में हादसाती तौर पे आग नहीं लगी सर। ये जो हमाद सदीकी है ना, मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आग लगी, मैं देखें जरा सर, जिस दिन आग लगी मैं कराची चला गया। मैं छोटी देर सुन लें, मैं कराची चला गया, मैं सामने वाली छत के ऊपर खड़ा था, नीचे ये हमाद सदीकी और इसके लड़के आए, और ये लड़के वहां बदमाशों की तरह उस गली में फिर रहे थे। वहां फैक्ट्री को अभी उसकी आग के ऊपर पानी डाला जा रहा था, ये हालात थे, और बाहर लोग जो है वो इकट्ठे होकर दुआएं पढ़ रहे थे और लाशें निकाली जा चुकी थी। तो ये हमाद सिद्दीकी और इसके लड़के वहां पे बाहर खड़े ड्यूटी दे रहे थे, और मैंने जब उसकी तरफ इशारा करके पूछा रिपोर्टर से कि ये हमाद सिद्दीकी है, तो रिपोर्टर ने मेरा यहां से हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहता है इनकी तरफ इशारा नहीं करना वरना लाहौर नहीं जा पाओगे। ये हालात थे कराची के, ये था इसकी बदमाशी हमाद सिद्दीकी की। और कितने लोग, तकरीबन 250 के करीब लोग, बिल्कुल पाकिस्तानी, कोई भेड़ बकरियां नहीं, इंसान, खवातीन, मासूम बच्चे जला के मार दिए इकट्ठे, जला के मार दिए। बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक। ये तो जलियांवाला बाग का जो जुल्म है, ये तो जो जलियां बाग वाला जो जुल्म है, जलियांवाला बाग का के बंद करके मारना, इन्होंने कुंडे लगाए, बंद किया, आग लगा के मार दिया उन सबको। इनसे ज्यादा घटिया और जालिम कौन होगा? और ये सारे अब अल्ताफ सारे मेहनत कश थे, अल्ताफ हुसैन की पार्टी छोड़ के सारे अब हीरो बने हुए लगाते थे, और उनके घर वाले बेचारे जो है वो खाना खाते थे। क्या कसूर था उनका? और ये चीजें जब तक अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगी, फिर आप इंसाफ किताबों में ही होगा, फिर आपको इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एक चीज और मैं सर एक चीज और बता दूं कि जब मैं इनके मोहल्ले में गया था अगले दिन, लोगों के प्यारे इस वाकये में मैं शहीद कहूंगा, शहीद हो गए थे, उन सारों को अल्ताफ हुसैन से उम्मीद थी कि वो उनको इंसाफ लेकर देगा। लानत है सिस्टम के ऊपर। मैं अब और क्या कहूं इससे ज्यादा कि जिनके प्यारे जल के शहीद हो गए, जिनके प्यारे जलकर शहीद हो गए, जिस अल्ताफ हुसैन ने उनको जलाया था, वो उसी से उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये हमें इंसाफ लेकर देगा। ये चल रहा था। मैं अब देखें, बात अब आगे बढ़ गई है और जिम्मेदारी एक नई हुकूमत के सर पे आई है। बहरहाल इमरान, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। प्लीज कर दें, आप प्लीज कर दें कि जी, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमें बहुत नाउमीदी की बात नहीं करनी चाहिए, आपके लिए भी अपने लिए भी कह रहा हूं। ये आज देखें कि उसी अल्ताफ हुसैन को आज अदालत कह रही है कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में बरह रास्त वो मुलव्वस है। आज आपका निज़ाम, आपका सिस्टम, आपके इदारे कह रहे हैं कि सानिया बल्दिया टाउन में वो मुलव्वस है। आज आपका ये उज़ैर बलोच ये बता रहा है कि फ़लाँ लोगों के कहने के ऊपर मैंने ये काम किया है, उनको एक्सपोज कर रहा है। कम से कम यहाँ तक ज़रूर पहुँच चुका है सिस्टम, और यहाँ तक अगर पहुँचा है तो मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ भी होगा, और ये लोग जिन्होंने जुल्म किए हैं वो अदालती कटहरे में और कानून के कटहरे में जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। कुदरत इनके साथ इंसाफ कर रही है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी भी तो बनती है ना, वो तो आंखें बंद नहीं कर सकती। अब्बासी साहब, मैंने बतौर सहाफ़ी होने के ये जुर्रत की है और बताया कि असल GIT क्या थी, उज़ैर बलोच का अपना बयान हल्फी क्या है, वो कौन से घिनौने जुर्म है वो जो करता रहा है, क्या वो असली GIT? वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान पूरे को चला रहे हैं, सबसे ताकतवर आदमी है, सदर पाकिस्तान आपके अपने आरफ अलवी साहब हैं, वो GITs आपसे दूर तो नहीं पड़ी हुई। जरा हाथ बढ़ाइए, उनको पकड़िए और पब्लिक कर दीजिए जिन GITs को छुपाया जा रहा है, या इस इशू को आप भी समझते हैं कि दबा के यहीं पे खत्म कर देना चाहिए? इमरान साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे से पहले दोनों दोस्तों ने बड़ी मुनासिब बातें की हैं, इसलिए कोई इख्तलाफी बात करना मुनासिब नहीं है, बनती भी नहीं है। एक जो आपने हुकूमत की जिम्मेदारी की बात की, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आप हमारा जो कोई 20-22 महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें कि जो भी मुश्किल तरीन इशूज़ आए, उनमें जो GITs बनी हैं, जो कमीशन बने, उनकी रिपोर्टें बगैर किसी तफरीक और तकसीम के और बगैर किसी खौफ या लालच के या अपने पराए के वो की हैं। और मैं इस बात तक मैं भी डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ कि अब इस हालात हो गए कि अल्ताफ हुसैन के बारे में या उज़ैर बलोच के बारे में हमारे इदारे इतना खुल के बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पाकिस्तान में माफियाज थे, चाहे वो सियासी माफियाज हों, चाहे वो कारोबारी माफियाज हों, चाहे वो इस तरह के क्रिमिनल माफियाज हों, जो बदकिस्मती से पॉलिटिकल लोगों के हाथों में इस्तेमाल होते रहे और पॉलिटिकल लोग उनसे इस्तेमाल होते रहे। मैं इसी में एक आपको एक ताज़ा हवा के झोंके की बात करता हूँ कि कराची, जहाँ पे ये सोचा जाता था कि अस्करी विंग के बगैर कोई पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती, जितनी मजहबी जमातें थी, जितनी सियासी जमातें थी, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी और पुराना वाला MQM और मजहबी जमातें, सबके पास अस्करी विंग होते थे, या वो अटैकिंग थे या वो डिफेंसिव थे। लेकिन PTI ने शराफत की सियासत से वहां पे एंटर किया, लीडर ने अपना विजन दिया। आज PTI बगैर किसी सर उसके लिए आपको एक सेकंड मैं छोटा सा इख्तिलाफ था ही मादरत के साथ। सर मैं ब्रेक के बाद आप ही के पास आता हूं, वो कह रहे हैं ब्रेक ले लें, लेकिन छोड़ जाता हूं।
सर पीटीआई ने अगर वहां अमन की सियासत को फरोग दिया तो उसके लिए माहौल आपको नवाज शरीफ ने बनाकर दिया, वो अपने हिस्से का काम कर गया है। अब आप अपने हिस्से का काम करेंगे कि असल जो जिम्मेदार हैं उनको बेनकाब करें, असल जो लोग हैं जो मुजरिम हैं, जिन्होंने देखें उसके हाथ में तो बंदूक थी, वो गोली चला रहा था, अनपढ़ जाहिल आदमी, लेकिन उसकी जो कठपुतली जो बना हुआ था, जिसके हाथ में उसकी डोरियां थी, उन सियासतदानों को बेनकाब करके अगर आप सजा दें तो फिर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। वरना नवाज शरीफ ने फसल लगाई थी, आप तो खा रहे हैं वहां से इक्तदार के मजे ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चलें फर्ज करें हम सबको आज पता चल रहा है कि बल्दिया फैक्ट्री के अंदर जो आग लगी थी वो हादसा नहीं था, जानबूझकर लोगों को जिंदा जलाया गया था। ये कितना घिनौना और खौफनाक खेल है। हमारे पास तो ये जेआईटी आज आई है, सिंध हुकूमत के पास तो ये जेआईटी बहुत पहले से है। क्या उनका दिल इसके ऊपर फटा नहीं? उनको इस बात के ऊपर जरा दुख नहीं हुआ? उनको इस बात के ऊपर जरा गुस्सा नहीं आया कि उनके दौरे हुकूमत में सिंध में सिर्फ एक भत्ते के लिए सैकड़ों लोगों को एक फैक्ट्री के अंदर बंद करके केमिकल डाल के जिंदा जला दिया गया, और जिंदा वो चीखे मारते रहे, चिल्लाते रहे, वो सारे जल के खाक हो गए, सब मारे गए। और उसकी जीआईटी रिपोर्ट के अंदर साबित हो गया, आपके अपने सिंध के इदारों ने साबित किया, वफाकी इदारों ने साबित किया, पाकिस्तान की रियासत ने प्रोब किया, और पता चल गया कि इस फैक्ट्री के अंदर आग लगी नहीं थी हादसाती तौर पे, शॉर्ट सर्किट नहीं था, ये लोगों को जलाकर मारा गया था। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए था कि अब तक उन तमाम लोगों को निशाने इबरत बना देती, उन सबको गिरफ्तार करती, उन सबके ऊपर ट्रायल करती, उन सबको अंदर डालती। लेकिन वो कहां है? उनमें से बेशतर तो मौजें लूट रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, कई भागे हुए हैं, कई मुल्क में ही नहीं है, जो मुल्क में है उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये कौन सा कानून है? सिंध हुकूमत अगर खुद दूध की धुली हुई और साफ सुथरी होती और दूसरी जेआईटी में उनके ऊपर एलिगेशन ना होता तो फिर वो ये काम कर गुजरती। मैं अब सादी सी बात है, सदाकत अली अब्बासी साहब, हम उस दौर में ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी के जो एमएनए या एमपीएस वहां से इलेक्शन लड़ते हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं, सीधी बात। और हम उन्हें कहते भी थे यार किस जगह पे तुम लोग कौन सी सियासत कर रहे हो। तो वो मुसल्ला विंग तो नहीं था पीटीआई का। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के जोर लगाने पे, एस्टेब्लिशमेंट की ताकत इस्तेमाल करने पे जो अमन आया उसके बदले में आपने इलेक्शन तो लड़ा। आपकी जमात का नाम है तहरीक इंसाफ। अमन तो हो गया, इंसाफ अब आप देंगे, कैसे देंगे बताएं। इमरान साहब, चूंकि ये सूबाई हुकूमत वहां पे पीपल्स पार्टी की है और आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद कौन कौन से इख्तियार मरकज के पास हैं और कौन कौन से सूबे के पास हैं। मैं आपसे टोटल एग्री करता हूं कि कराची के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया और हमें 18वीं तरमीम की फिक्र किए बगैर जाके इस केस को जिस हद तक हम जा सकते हैं और आइन और कानून में जो जो रुकावटें हैं उनको अबूर करके हमें इस केस में इंसाफ। सर नवाज शरीफ भी तो गया था ना इस्लामाबाद से कराची अमन लाने के लिए। एक मिनट नवाज शरीफ नहीं गया था इस्लामाबाद से अमन लाने के लिए कराची? आप भी जाएं इंसाफ लाने के लिए इस्लामाबाद से कराची। नहीं, बिल्कुल मैंने आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं कि ये देखें कि ये बहाने लगाए जाते हैं। मैं आज एक प्रोग्राम में था तो चौधरी मंजूर साहब कहते देखें ना जी, वो जो जुल्फिकार मिर्जा था वो सुनता नहीं था हमारी। ये कुछ हो सकता है कि एक जुल्फिकार मिर्जा साहब पे जान छुड़ा के पूरी कैबिनेट थी, वहां इदारे थे, यानी वजीर आला था, पूरी गवर्नमेंट थी और लोगों की 250 या 300 लोगों को इस तरह जिंदा जला दिया गया। तो मैं समझता हूं कि मैं आपसे एग्री करता हूं और पीटीआई गवर्नमेंट को सारी हदें पार करके जाना चाहिए और इस जेआईटी या इससे अलावा अगर कोई जेआईटी बनती है तो सर मैं आपको एक साफ बात कर रहा हूं। इमरान खान को देखें, मेरी बात सुने, इमरान खान को दुनिया में जहां पे भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म, जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे बताएं कि इमरान खान का जब तक वो साना बल्दिया टाउन वालों को इंसाफ दिलाए, जब तक कि वो कराची के क्रिमिनल्स को कटहरे के अंदर ना लेके आए, इमरान खान का हक बनता है कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई हुदूद के बाहर अगर मुसलमानों के साथ कहीं जुल्म हो तो उसके ऊपर आवाज उठाए, जब अपने मुल्क के अंदर नहीं उठा पा रहा। इमरान साहब मैं एक जुमला बोलूं, मुझे मौका दें, एक जुमला बोलूं। आज जो जेआईटी आपके सामने आई है इस पे हमारा मिनिस्टर अली जैदी साहब 12 सिंध हाई कोर्ट गए, 12 उन्होंने इस बात की डिमांड की है, तब ये जेआईटी आई है। चलें, ये जेआईटी वैसे वो नहीं है जो अली जैदी मांग रहे थे। चलें, ये हमारी वजह से, हमारे शोर शराबे की वजह से ये सामने आई है। जनरल साहब देखिए, बात ये है इनके इत्तेहादी एमपी वहां पे मौजूद है और इनके अपने एमपी एमएनए मौजूद हैं वहां पे, उनको ये रिपोर्टें रिजेक्ट करनी चाहिए।
खास तौर पे जो उदैर बलूच की है। दूसरों पे एक्शन डिमांड करें, लेकिन उदैर बलूच की जो जेएटी है उसको रिजेक्ट करके फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा करें कि आप इसके लिए हमारी हेल्प करें और ओरिजिनल जेआईटी बाहर लेके आए या नई जेआईटी होनी चाहिए। ये इनके लोग वहां मौजूद हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर वहां पे मुतालबा आएगा नहीं तो इनकी फेडरल गवर्नमेंट तो हिलेगी नहीं। तो वहां सिंध से मुतालबा आना चाहिए, ऑपोजिशन का, फेडरल गवर्नमेंट में जो लोग इनके इत्तेहादी हैं उनका, इनके अपने लोगों का, और ये वहां पे नॉन स्टार्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी धांधली है। डॉक्टर आसम के केस में भी इन्होंने यही किया था कि जाली रेंजर्स ने हैंड ओवर की इनको जीआईटी, इन्होंने उसको बदल दिया, उसमें से गवाहों के निकाल दिए कागज, और वो गवाह डाल दिए जो 10 साल पहले मर गया हुआ है, को 15 साल पहले अस्पताल के रिकॉर्ड से लेके कि मरे हुए लोगों को गवाह बना दिया है। तो रेंजर के पास असली तो वो उधर पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा ये देखें। तो आज भी ये काबिल एतमाद नहीं है चीज। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग वहां पे खामोश बैठते हैं या एक्सेप्ट कर देते हैं जो उनको पेश किया गया है, तो फिर इन्होंने अपना काम नहीं किया। तो इनको वहां पे रिजेक्ट करना चाहिए। जो रिपोर्ट मुस्तनद है, अगर वो मुस्तनद है बल्दिया टाउन वाली, तो उस पर एक्शन डिमांड करें, और दूसरी रिपोर्टों के लिए ओरिजिनल रिपोर्टें मांगे कि ये रेंजर्स पेश करें रिपोर्ट। फेडरल गवर्नमेंट रेंजर्स को हुक्म देके जो एक्टिव रिपोर्ट है या ऐसे के जिसके पास उस पर कहेंगे एक्टिव रिपोर्ट सामने लेके आए, ताकि पता चल जाए कि जी सिंध गवर्नमेंट ने क्या जादूगरी की है। ये चीजें जो है ये अगर पुश करना चाहे तो ये कर सकते हैं। चलें, मैं अब डॉक्टर साहब इज इट पॉसिबल कि पीटीआई इसमें कुछ फर्दर कर सके? यानी जेआईटी रिपोर्ट्स तो इनके पास ही हैं, इदारे तो इनके अंडर काम कर रहे हैं। आपने कैसे मैनेज किया था उस दौर में, और ये कैसे मैनेज कर सकते हैं इस दौर में? देखिए, गुजारिश ये है कि इस पे अगर जमात के हवाले से या उन पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से बात की जाए, तो आपने पहले भी सदाकत अबाई साहब से ये बात पूछी थी कि क्या आप मौजूदा रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद कोई एक्शन लेंगे, और जो रिपोर्ट असली जीआईटी की शाया नहीं की गई क्या उसको मंजरेआम पे लेके आएंगे? तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो बड़े बड़े माफियाज थे और हम एक ये हैं और वो हैं, लेकिन वो बात है भी नहीं। मैं अब समझता हूँ कि वो इस पोजीशन में नहीं है सदाकत अबाई साहब कि वो कोई ठोस बात यहाँ पे कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वो इस बात को अपनी हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं। वो वैसे ही आपका प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जो ज़िम्मेदारान है पहुँच जाती है, तो वो यही कह सकते हैं जो वो कह रहे हैं कि जी होनी चाहिए, या इससे वो एक इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पॉजिटिव बात है, लेकिन पीटीआई को बहरहाल जो कि मौजूदा इस वक्त हुकूमत में है, अगर इमरान खान साहब इस बात को तय कर लें जिस तरह आपने कहा है, तो देयर इज़ लॉट विच कैन बी डन। ऐसी बात नहीं है। बाकी हमारे दौर में जिस तरह आपने कहा कि कराची में अमन के हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, इससे पहले जो दौर रहा उसमें देखें आपके पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस थे, लेकिन अमन पे नहीं था। पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस तो आपको करने पड़े ना। अमन पे नहीं था। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि वो ऑपरेशन किया गया, और जो 2008 से 13 तक का पीरियड था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में भी हुकूमत में थी और सूबे में भी थी, लेकिन अमन नहीं आ सका। हमारे दौर में 2013 से लेकर 18 तक इसको बहुत नेक नीति के साथ ये ऑपरेशन किया गया, और मियां नवाज शरीफ साहब की एक कमिटमेंट थी कि हम कराची जो पाकिस्तान की आप ये कहें कि इकोनॉमिक हब है, शाहराह है हमारी, उसको पुरअमन बनाएंगे, और अल्लाह के फजल से बनाया। बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, बहुत सारी चीज़ें मंजरेआम पे लाई गई। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे अहम सवाल है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और वो लोग वो जिम्मेदारान और जो आपने जिस तरह बताया। लेकिन डॉक्टर साहब आपके दौर में इल्जाम आपके ऊपर ज्यादा बोझ इसलिए नहीं डालते कि आपके दौर में, जिस दौर में ये जीआईटीज आई, आप लोग खुद बहुत सारे बखेड़ों में और मुसीबतों में फंस गए थे, वरना हम ये सवाल आपसे कर रहे होते कि आपने उस दौर में इंसाफ क्यों नहीं किया। जी आप जनरल साहब क्या कह रहे हैं? आप मैं ये कह रहा हूं, चौधरी साहब अगर याद करें, चौधरी, तो उस वक्त बहुत मसला आया था, क्योंकि रेंजर्स ने जब रेड करने शुरू किए तो पीपल्स पार्टी ने कोऑपरेट करना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा जी ये रेंजर्स जो हैं ये हमारे मतहत आपने किए हुए हैं तो इनको बंद करें। लिहाजा रेंजर्स के साथ फिर रेंजर्स को रेड नहीं करने दिए गए। उन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे जब रेड पहला किया था तो वहां से जो कुछ निकला था वो आप सबको पता है, वो फिर वापस कराया गया। तो 18वीं तरमीम के बाद फेडरेशन के लिए ये बहुत मसला बन चुका हुआ है कि अगर आपके साथ सूबा तामन ना करे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद है कि मियां साहब ने, यानी चौधरी निसार होते थे इंटीरियर मिनिस्टर,
हर दफा रेंजर्स का टेन्योर एक्सटेंड करने के लिए मुसीबत पड़ी होती थी। फेडरल गवर्नमेंट करना चाहती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिक्विजिशन नहीं भेजती, उनकी मर्जी होती थी कि लटका के रखें, नई टर्म्स दी जाए रेंजर्स को कि जनाब आप ये कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। नतीजा ये कि रेंजर्स को भी बाद में और फेडरल गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से टेन्योर एक्सटेंड करती रही है, बार बार इंटरवीन करके। ठीक है, जबकि ये मुश्किलात तो रही हैं सर, ये मुश्किलात रही है। मैं एक और चीज आपको ब्रेक के बाद, एक ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, फिर दिखाता हूं आपको ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको कुछ मनाज़िर दिखाता हूं। एक तो दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजी है कराची से, और वो कह रहे हैं जी ये ज़रूर चलाएं, आप दिखाएं जी, वीडियो दिखाएं, पहले ये वीडियो देखें। वाह क्या नज़ारा है ना, स्पेशल डेकोरेशन। वाह चलें ये देखें जी आप, ये फुआरे निकले हुए हैं, ये देखें, ये पानी के फुआरे छूट रहे हैं कराची में। लोग कहते हैं अब कराची में पानी का मसला है, तो ये कराची की हुकूमत और उनके लिए ये सवालिया निशान। आज डूबा हुआ कराची, एक बारिश हुई और कराची की हालत आपके सामने। वैसे भी बारिश हो जाए तो पानी तो आ ही जाता है। अब इसमें मुझे जो है वो एक और चीज़ पे बात करनी है कि इमरान खान साहब ने एक और नोटिस ले लिया है। जिस चीज़ का वो नोटिस लेना, वो चीज़ गायब। पहले उन्होंने नोटिस लिया पेट्रोल का, पेट्रोल मिलता ही नहीं था। फिर उन्होंने चीनी का नोटिस लिया तो चीनी महंगी हो गई, मिलती नहीं है, सस्ती और महंगी बहुत ज़्यादा है, और महंगी ही मिलती है। जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं ये उनका मजाक बनता जा रहा है। अब उन्होंने आटे का नोटिस ले लिया है, और वैसे भी इन्होंने आटा महंगा करके 860 रुपये किलो कर दिया है। तो मैं आपसे सादी सी एक बात पूछूंगा, मुझे 1 मिनट में सर आप जवाब दे दें कि सदाकत अब्बासी साहब, उस्मान बुज़दार के पंजाब में, कमांडर उस्मान बुज़दार के पंजाब में 860 रुपये का आटा कहां से मिलता है? जी ये 20 किलो का थैला चाहिए 860 आटे की आपने बात की, ये मेरे नॉलेज में है कि नहीं, वो ठीक है, उन्होंने कीमत को रिवाइज किया है क्योंकि उसकी कोई शॉर्टेज आ रही थी, और क्योंकि थोड़ी सी प्रोडक्शन भी कम हुई है। कोई मसला नहीं सर, 860 का ही दें, लेकिन मिलता क्या है दुकान बता दें, सारी रिलीज कर दे। कमांडर उस्मान बुज़दार से पूछ के दुकान ही बता दें सर। नहीं, वो इसीलिए इसी का करेक्टिव मेजर करने के लिए ये किया है। ये एक जो आप कह रहे हैं, ये उसकी तस्हीह करने की कोशिश की है कि शायद आटे की कीमत थोड़ी सी ऊपर करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश की है, और ये जो आटे का बुरान रहा है इंशाल्लाह इस पे एक पूरा हाथ डलने वाला है। लेकिन वो अब चूंकि वक्त से पहले मैंने नहीं बताना, तो इंशाल्लाह आपको नहीं, ये क्या बात है, एक मिनट सर, आप लेकिन ये एतराज है कि आटा सर, एक मिनट स्मगल हो जाता है, ये चीजों की अवेलेबिलिटी का एक नया फार्मूला है। चले, एक चीजों की अवेलेबिलिटी का डॉक्टर तारक फजल जोशी साहब नया फार्मूला है। पेट्रोल सस्ता किया, नहीं मिल रहा था, महंगा किया, मिलना शुरू हो गया। आटा सस्ता किया, 800 रुपए, 805 रुपए का, नहीं मिल रहा था, महंगा किया, शायद अब मिलना शुरू हो जाए। और मजे की बात यह है कि अभी भी 1000 रुपए से कम का नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब चंद सेकंड है, जल्दी बोलिएगा। देखिए, ये पंजाब में जो मिसमैनेजमेंट है वो अपनी इंतहा और उरूज पे है, और मैं अदब से अर्ज़ करूँगा अपने कुलीग से कि ये जब इश्यूज़ की, इस तरह के इश्यूज़ की बात होती है जिससे हमारे गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका बरह रास्त मुतासर होता है। एक फ़र्द वाहिद, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, उसको डिफेंड करने के लिए हक़ाइक़ से आप पर्दापोशी न किया करें। पंजाब में बद इंतज़ामी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसका जो दिल है वो कर रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिसका जो दिल है वो कर रहा है। पंजाब में कुछ भी हो, चीनी ना, लेकिन कार्डियोलॉजी अस्पताल अब्बा जी के नाम पे बनना चाहिए। पंजाब में आटा ना मिले, लेकिन कार्डियोलॉजी अस्पताल अब्बा जी के नाम पे बनना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब, आज आप एक प्रोग्राम से भागे हैं और इसी सवाल की वजह से भागे, मुझे पता है। कुछ भी हो, आप टके का काम ना करें, लेकिन कार्डियोलॉजी अस्पताल अब्बा जी के नाम पे बनना चाहिए। बनाएं, आप देखते हैं हम भी यहीं पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।